अमेरिका का मिलिट्री सॉफ्टवेयर या फिर चाइना का 80% मिलिट्री सॉफ्टवेयर। यहां हिंदुस्तान के अंदर चल रही है बातें कि सुखोई 57 भी मिलेगा, एयर डिफेंस सिस्टम एडवांस्ड, क्या वो भी रशिया से आने वाला है। ये पाकिस्तान में इस बात को नहीं देखा जा रहा हो गौर से, ये मैं मान नहीं सकता। आपका नजरिया क्या कहता है डीके पांडे सर? देखिए, निश्चित रूप से पाकिस्तान में निश्चित रूप से उनका माथे पर सलवटें बन रही होंगी कि अगर Su-57 की डील हो जाती है, क्योंकि Su-57 F-35 से अगर कंपेयर करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमने पिछले उसके एक्सपीरियंस देखे हैं, F-35 का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा। जब उसके मुकाबले Su-57 बेहतर है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है F-35, इसमें कोई इसको नकार नहीं सकता। लेकिन अगर F-57 आ जाता है तो हमारी मारक क्षमता कितनी बढ़ेगी, और सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, हमारी जो कुशलता है, कार्य कुशलता है, वैमानिकी क्षेत्र में हम कितना आगे। सर लेकिन अब एक बात और मैं समझना चाहता हूँ, इरशाद जी बैठे उनके पास जाने से पहले, चाइना जो माल देता है वो चलता नहीं है, फुस हो जाता है, बाद में कहता है एक्सपोर्ट क्वालिटी का था इसलिए तुमको दे दिया। अमेरिका जो देता है उसमें कहता है नियम और शर्तें लागू हैं, ये ले तो जाओ हमसे, लेकिन इसको यहां इस्तेमाल करना, ऐसे इस्तेमाल करना, वैसे करना, ऐसे मत करना, इन शर्तों और प्रतिबंधों के साथ देता है। तो इरशाद जी, आपको अपने हाथ कितने बंधे हुए या कितने खुले महसूस होते हैं जब कभी पिटाई होती है? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपकी बहुत सारी बातें सुन रहा हूँ पिछले 40 मिनट से। आप पहले ये बताइए, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। जज्बा आपके पास है नहीं। आप तो देखिए दुबई में भी जाके जहाज गिराया, 7 जहाज हमारी शाहीनों ने आपके गिराए। फिर एक ही चीज है, शर्म है वो नहीं आती है आप लोगों को। देखिए अभी ये आ रहे हैं, जो अगर पुतन आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, आप असला खरीदेंगे, बारूद खरीदेंगे, दुनिया को जला देंगे, दुनिया को मार देंगे? ऐसा कर नहीं सके। आप कर नहीं शर्म सके। नाम आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता आपको। देखिए ये शर्म जो है ना, ये शर्म, कह रहा हूँ कि कुछ एक चीजें, जैसे अमन आपने बोला था, अमन की बातें करें तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, शर्म की बातें ये आपके मुंह से शोभा नहीं देती। रह गई जज्बे की बात, तो मैं केवल एयरफोर्स की बात कर देता हूं। पूरी दुनिया में यह माना जाता है कि 2.5 इज इक्वल्स टू 1। पूरी दुनिया में, खासतौर से चाइना का 2.5 वहां का एयरफोर्स का आदमी और भारत का एयरफोर्स का एक फाइटर, 2.5 इज इक्वल टू 1, ये रेशियो है। जज्बे की बात कर रहे हैं आप, आपका जज्बा हमने देखा है, 93,000 लोगों ने कैसे पतलूने उतार के दे दी थी, वो है जज्बा आपका। इसलिए जज्बे वाली बात मत किया करिए। और शर्म की बात 93,000 पतलूनों के बाद आप करते हैं, कैसे निकलता है मुंह से शर्म, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। लेकिन मिलिट्री, अब देखिए ये जो मुस्कुराहट है ना, यही शर्म। लेकिन अब मैं जरा इधर आ जाऊं, ये डीके पांडे सर, खास तौर से ये 2.5 जिसको हम कहते रहे हैं 2.5 फ्रंट, इसको देखते हुए चाहे ये Su-57 हो, हमारे यहाँ जो तमाम हमारी फाइटर जेट्स की आवश्यकताएं, इसको तमाम बार रेखांकित किया गया कि जल्दी से जल्दी हमको फाइटर जेट्स लेने चाहिए। दूसरा एक नजरिया आप ही के यहां पर प्रेवलेंट है कि हमको मिसाइल टेक्नोलॉजी में और ध्यान देना चाहिए, बजाय कि हमको और ज्यादा फाइटर जेट्स लेने। दूसरे, अभी जो मौजूदा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, अभी की जो चुनौतियां उससे निपटने के लिए काफी है, या हमको चाहिए फौरन ही कोई अपग्रेड? देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इसमें आपने इशारा भी किया कि स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी, मतलब आप अपनी भूमि में रहते, अपने आबादी क्षेत्र में रहते हुए दुश्मन के टारगेट करते हैं। जैसा कि हमने ऑप सिंधु में किया कि 300 किलोमीटर के अंदर कोई भी पाकिस्तानी फाइटर जो है वो आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। यानी कि पूर्णतः भारत की एयर सुपीरियरिटी थी 300 किलोमीटर के दायरे में लगाई किसने पाकिस्तान में, तो वो वहां पर कोई फाइटर टेक ऑफ नहीं करता। सर एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, वो जरा बताने के बाद आप लोगों के पास आता हूं। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन के भारत दौरे से पहले बहुत बड़ी खबर, फ्लैश कीजिए। रूस पर हमला कर सकता है नेटो रूस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। नेटो सैन्य समिति के अध्यक्ष एडमिरल ड्रैगन का बयान, खतरे से पहले नेटो कर सकता है हमला। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से यह खबर, यह असल में साइवॉर है, यह केवल जुबानी जमा खर्च है, या वाकई नेटो अपनी ताकत को इतना ज्यादा आंकने लगा है कि वो सीधे जाकर अमेरिका से अब पंगे लेने की सोच रहा है? प्रोफेसर अमिताभ, क्या है इसके पीछे? ये है वो हिस्सा जो असल में नेटो बनाता है। क्या ये अब रशिया से टकराने की सचमुच सोच? प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर। देखिए, जब तक नेटो का पर ट्रंप काबिज हैं, 77% पैसे देते हैं नेटो चलाने के लिए, तब तक ये फॉरएवर वॉर वो कहते हैं, वैसी कोई इनिशिएटिव नेटो एटलीस्ट नहीं ले सकता है। और इसका आपको एग्जाम्पल ये भी देखने को मिल सकता है कि कई बार रूस ने एस्टोनिया पे, लाटविया पे और पोलैंड के पर अपने ड्रोन्स भेजे हैं,
आज ही उनके जेट्स गए जिनको उन्होंने खदेड़ा, लेकिन इस वायलेशन के बाद भी नेटो में इतनी कुव्वत नहीं है कि ऐसा रिएक्शन वो दे सके। वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्या करेंगे, ये खुद प्रिपेयर्ड नहीं है उस वॉर के लिए। इस समय पूरा यूरोप जो है अपनी सुरक्षा के लिए खुद अपने आप को तैयार करने में लगा हुआ है कि कैसे अगर नेटो का डिवोर्स होगा अमेरिका से, उस समय अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा। तुर्की भी नेटो का पार्ट है, क्या वो रूस के अगेंस्ट जाएगा? मुझे नहीं लगता। तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वाली बात तो आप भूल ही जाइए। रही बात रूस के खिलाफ नेटो का खड़ा होना, कभी भी यूक्रेन में वो डायरेक्टली अब तक जब 4 साल होने को आए हैं वो कर नहीं रहा है, तो अब क्या करेगा? तो नेटो इस समय जिसको कहा था इमानुएल मैक्रोन ने 4 साल पहले कि ये ब्रेन डेड है, ये ब्रेन डेड नहीं फिजिकली भी डेड होने जा रहा है। और ये इसका हम खामियाजा अब देखेंगे कि कैसे पूरा यूरोप इस समय झेलेगा। तो क्या ये असल में जो कहते हैं कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ये वाली बात कहना कि हम रशिया के ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे, क्या एम्बेसडर दीपक वोहरा ये उसी तरह की एक गीदड़ भपकी है? अगर ऐसा है भी तो सर ये साइबोर में भी इस तरह की बात जो असल में वो कर नहीं सकते, दुनिया इस बात को भांप रही है, उस बात को मुंह से निकालना असल में क्यों? ये तो आखिरकार अपनी फजीहत कराने वाली बात होगी ना। लोग कहेंगे किया क्यों नहीं, बोल तो रहे थे। अपने लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नेटो नपुंसक नहीं है। अभी भी हमारे पास ताकत है, अमेरिका के बिना कोई ताकत नहीं है उनके पास। कोई ये प्रीएम्प्टिव किसको मारेंगे? रूस की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, रूस की एनर्जी रिसोर्सेज को, रूस की एम्यूनिशन फैक्ट्रीज को। ये बकवास करते हैं सर, बेहुदा बातें करते हैं, दम नहीं। सबसे पहले कौन हमला करेगा? पहला रूसी न्यूक्लियर बॉम्ब कौन सहेगा सर? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, हंगरी? कौन लेगा? कौन पहल करेगा? सिर्फ वो पहल कर सकता था जो अटलांटिक के उस पार बैठा है। उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। अब आप देख लीजिएगा। और फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर कोई नहीं होने वाली। वॉर होगी तो यूरोपियन वॉर होगी सर। इसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपस में मारो, एक दूसरे को मरो, हम बैठ के ताली बजाएंगे। जो आपने दूसरे विश्व युद्ध में पहले में हमको घसीट लिया था, अब जाओ लड़ो आपस में। यूरोप इज अ वेरी वायलेंट कॉन्टिनेंट, ये समझ लीजिएगा सर। शांति वांति वहां कुछ नहीं है। और अब आप देखेंगे रूस के बरखलाफ अगेंस्ट रशिया ये खड़े नहीं हो पाएंगे सर। धमकी देंगे, बातें करेंगे, हमारा इतना बिलियन यूरो का बजट है, इतना बिलियन। अरे बनाओगे कहां इसको? तो आप ताकत तो है नहीं कुछ करने की, पैसे इकट्ठे तो मतलब ये इरशाद जी की शब्दावली में कहा जाए तो ये जज्बे वाला ग्रुप रह गया है अब। हाँ बिल्कुल। और कुछ तो रह नहीं गया है, तो जज्बे में मुंह तो चलाया जाए कम से कम। अब बोला था ना ब्रेन डेड। हाँ। फिर वो जो आपके मेहमान थे उस सारे, वो भी तो ब्रेन डेड लगते हैं मेरे को, जो कहते हैं कि अगर यूरोप से भारत नाराज हो गया तो हम भूखे मर जाएंगे। ये मालूम नहीं हमारे ग्रेन रिजर्व्स कितने हैं, कितने सालों तक हम दुनिया को खिला सकते हैं। और फिर हमने वो भी देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री तब लाल बहादुर शास्त्री ने अगर ये कहा था कि गेहूं आने में वक्त लगेगा, क्या हम एक दिन के लिए उपवास रख सकते हैं? पूरी दुनिया ने, पूरे भारत में लोगों ने उपवास रखना शुरू कर दिया। किचन गार्डन तक में लोगों ने गेहूं उगाना शुरू कर दिया था। तो भारत को चुनौती देने की बात मत कीजिए, लेकिन जरा इधर आइए। यही रशिया है। रशिया का भी जो ईटिंग बोल है ना, वो बड़ा छोटा है, इसलिए उसको मजबूत बनाता है। और उसने इन सैंक्शंस में रहने के दौरान अपने आप को और मजबूत बनाने के रास्ते तलाश लिए हैं। बहरहाल देखिए, रूस पर प्रतिबंधों का हाल देखिए, पुतिन को किस तरीके से घेरा गया जरा वो भी देखिए। लेकिन उस घेरेबंदी ने पुतिन को तोड़ा नहीं और मजबूत बनाया है। ऊर्जा का मामला हो, हथियार का मामला हो, कारोबार का मामला हो, उसमें सब में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैंक्शंस लगाए गए। यूरोपीय संघ ने 5000 से ज्यादा, अमेरिका 2500 से ज्यादा, ब्रिटेन 1500 से ज्यादा, कनाडा 1000 से ज्यादा, जापान 800 से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया 500 से ज्यादा। और बड़ी बात यह कि रूस को कुल नुकसान जो हुआ है वो 11 लाख करोड़ का 2022 से 2025 के बीच में। 2025 में रूस का डिफेंस बजट 15.55 लाख करोड़ का, जीडीपी का 32.5%।